हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ डेरिवेशन देखे थे। तो मुझसे कई लोगों ने कंप्लेन करी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उन्हें समझ में नहीं आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे निकाला जाएगा, कैसे पता किया जाएगा। तो मैं आज आपको यहाँ पर कुछ डायग्राम्स ले रहा हूँ, उसमें आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बारे में दिखाऊंगा, उसकी डायरेक्शन कैसे आप फाइंड करेंगे, उसके बारे में आज हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हैं, तो पहला डायग्राम में यहाँ पर आपको दो चार्जेस होंगे और उनके मिड पॉइंट पे या फिर अंदर साइड ही कहीं पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ सकता है। या फिर दूसरा डायग्राम कैसे हो सकता है, जॉइनिंग लाइन होगी लेकिन अंदर साइड नहीं होगा, कहीं बाहर साइड आपको कुछ पॉइंट दिया गया होगा, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी होगी। तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला डायग्राम लेते हैं। अगर आपको याद हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं, तो हम लोग फोर्स को देखते थे। फोर्स की जो डायरेक्शन आती थी वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती थी। तो हमने कहा मान लीजिए इस ज्वाइनिंग लाइन के बीच में या फिर यहाँ इसी लाइन में कहीं पर भी आपको पॉइंट दिया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो हमने यहाँ पर जनरली मान लीजिए बीच में कहीं पॉइंट है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है। तो हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बताना है तो हम लोग एक चार्ज को लाएंगे, लाके यहाँ पर रखेंगे और उससे फोर्स पूछेंगे, फोर्स तुम पे कहाँ की तरफ लग रहा है, जिधर फोर्स लग रहा होगा वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने प्लस का कैपिटल क्यू लाके चार्ज रखा, जो टेस्ट चार्ज होता है जिसे हम लोग लाके रखते हैं। अब इससे पूछा कि तुम कहां की तरफ मूव करोगे बताओ, तो ये क्या आएगा, मेरे बगल में Q1 है, जे प्लस का है, मैं भी प्लस का हूं, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो जो प्लस Q वाला चार्ज है वो किधर की तरफ मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर की तरफ होगी, राइट डायरेक्शन में, तो E1 आ गया। अब इस Q2 वाले से पूछा कि तुम Q1 प्लस कैपिटल Q वाला जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे कि रिपल करोगे, तो क्या कहेगा, मैं भी प्लस का, कैपिटल Q भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो कैपिटल Q वाला जो चार्ज है वो कहां जाएगा, इधर की तरफ मूव करेगा, फिर तो इधर की तरफ मूव करेगा, फोर्स इधर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ होगी। तो E1 इधर की तरफ राइट डायरेक्शन में और E2 लेफ्ट डायरेक्शन में है। अब हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, इस पॉइंट पर क्या आएगी, तो मतलब इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इनको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे किया जाएगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटाएंगे। और यदि अगर एंगल नहीं, अगर सेम में भी नहीं, अपोजिट में भी नहीं है, एंगल कुछ बनाए हैं, तो वहां पर आपको एंगल वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पर तो आप लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनको सिंपल से हम लोग घटा देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहूं डायरेक्ट आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, तो सिंपल सा है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ केस बनेंगे, जैसे केस नंबर 1 देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 है और एक E2 है। E1 राइट साइड है, E2 लेफ्ट साइड है। तो केस नंबर 1 में क्या बन सकता है कि अगर जब E1 का मान बड़ा होगा और E2 का मान छोटा होगा, मतलब क्या है कि E1 की वैल्यू बड़ी है, E1 कहां की तरफ था, राइट डायरेक्शन में था, तो E1 बड़ा है, E2 छोटा, और जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारी वैल्यू जो बचेगी कहां वाली बचेगी, राइट डायरेक्शन वाली बचेगी, क्योंकि E1 हमारा बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहां की तरफ होगी, राइट साइड होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। केस नंबर 2 में क्या बन सकता है, अब हमने कहा E1 नहीं बड़ा, अब बड़ा है E2, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। आप E1 E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद हो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q upon R स्क्वायर यूज करके निकाला जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पीछे लगाए हुए हैं, आप उनको ट्राई करके देख सकते हैं और E1 E2 की वैल्यू डायरेक्टली आपको पता चल जाएगी। उसको सॉल्व करेंगे आप और E1 का कुछ मान आएगा, E2 का कुछ मान आएगा, उनमें देख लीजिए कौन सा बड़ा है और उसी प्रकार आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो मान लीजिए E2 बड़ा है, आपके E2 लेफ्ट तरफ है, E2 बड़ा हो गया, E1 छोटा हो गया, तो लेफ्ट डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो इसमें क्या आंसर देंगे, लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरे केस में आप लोग कह सकते हैं E1 बराबर E2, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गई है ना, लेफ्ट की तरफ जितनी वैल्यू है राइट की तरफ भी उतनी ही वैल्यू है। तो इसका मतलब ये दोनों जब कट जाएंगे तो कुछ तो बचेगा नहीं वैल्यू, जब वैल्यू नहीं बचेगी तो हम लोग कहेंगे नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। तो ये तीन केसेस थे जो मैंने आपको पहले डायग्राम में एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं दूसरा डायग्राम, उसके ऊपर क्या केस बनता है। तो दूसरे डायग्राम में अगर निकाल के देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो हम लोग फिर से यहाँ प्लस का कैपिटल Q चार्ज ला के रखेंगे और फिर जब ला के रखा तो हमने पूछा डायरेक्शन कहां की तरफ लगेगा फोर्स, तो जब प्लस का है, जे भी प्लस का, तो प्लस प्लस दूसरे को रिपल करते हैं, तो राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1।
माइनस क्यू है, जब प्लस का, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब प्लस क्यू वाला माइनस क्यू की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ आएगी E2। तो आपको तो यहाँ पर डायरेक्टली देख के पता चल रहा है कि E1 E2 की डायरेक्शन सेम साइड है, तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ जाएंगे तो दोनों की जो डायरेक्शन आएगी वो कहां की तरफ आएगी, राइट डायरेक्शन में आएगी। तो जो नेट फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कहां की तरफ मिलेगी हमें, राइट डायरेक्शन में। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है आपकी, राइट साइड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जी वाला डायग्राम देखते हैं, दूसरा वाला, कि आपके जो 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 पॉइंट दिया गया जिधर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो इनके बीच में नहीं है, वो कहीं बाहर साइड पॉइंट दिया गया, तो उसमें कैसे निकालेंगे। फिर से एक चार्ज को यहाँ पर रखेंगे, उससे पूछेंगे अट्रैक्ट हो रहे कि रिपल हो रहे, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर जब कोई प्लस वाला चार्ज रखेंगे, तो ये प्लस वाला चार्ज है, ये प्लस वाला चार्ज क्या करेगा, इस वाले चार्ज को अब इससे दूर भेजेगा, तो डायरेक्शन आएगी राइट डायरेक्शन में E1। माइनस वाला क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इधर फील्ड डायरेक्शन आएगी E2। अब आप देख रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो केस यहाँ पर फिर से बन जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो केस नंबर 1 लिया हम लोग ने, जब हमने कहा कि E1 का मान E2 से बड़ा है, मतलब E1 बड़ा हो गया, E2 छोटा हो गया, और E1 किधर तरफ लग रहा था, राइट साइड लग रहा था, तो हम लोग क्या कहेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ आपको मिलेगी, राइट साइड मिलेगी। केस नंबर 2 में क्या केस कह सकते हैं हम लोग, जब E2 का मान बड़ा हो जाए E1 से, तो क्या कहा जाएगा, अब E2 बड़ा हो गया, E2 कहां की तरफ था, लेफ्ट की तरफ था, E1 छोटा पड़ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो कहां की तरफ आएगी, लेफ्ट साइड आएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है। डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद केस नंबर 3 हम लोग ले लेते हैं। हमने कहा कि E1 बराबर E2 है, मतलब क्या, ये दोनों के वैल्यू बराबर होगी, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास, तो आंसर कितना होगा, 0। तो इसका मतलब वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आएगी ही नहीं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जरा डायग्राम देखते हैं, नीचे वाला जो चौथा केस दिया गया है, ए पॉइंट पर निकालना है, तो फिर से देखिए जे प्लस का है, यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो भी प्लस का होगा, और प्लस प्लस दूसरे को रिपल करते हैं, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E1। ये भी प्लस का है, यहाँ पर जो चार्ज रखा जाएगा वो भी प्लस का होगा, प्लस प्लस दूसरे को रिपल करेंगे, तो यहाँ पे राइट डायरेक्शन में लगेगा E2। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस है वो राइट साइड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो भी कहां की तरफ होगी, राइट साइड होगी। तो उसको निकाल लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है, राइट साइड। तो आई थिंक आपको ये चारों केस समझ में आ गए होंगे कि इनमें मैं कैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकाली है। अब हम लोग नया केस लेके देखते हैं ट्रायंगल वाला, कि उसमें आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें। अब हम लोग यहाँ पर कुछ ट्रायंगल का केस देखते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करी जाएगी, उसकी डायरेक्शन को। मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसे फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन भी हम लोग आज देख लेते हैं यहाँ पर कि कैसे निकाला जाएगा। मैंने शायद वहां पर आपको एक्सप्लेन किया है कि डायरेक्शन कौन कहां की तरफ आएगी, क्योंकि मैं अगेन यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि आपको ये एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपको जो बॉटम वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज चलाएंगे, उसको यहाँ पर लाके रखेंगे, जो चार्ज होगा वो प्लस का होगा। इसके अगल बगल दो चार्ज है, एक प्लस का जेपी है, प्लस का जेपी है, और प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये Q2 वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इधर की तरफ ढकेलेगा जो कि फील्ड लगाएगा E2। Q1 वाला चार्ज इसको ढकेलेगा इधर की तरफ जो कि लगाएगा E1। इधर की तरफ कैसे लगाएगा, तो हमने आपको बताया था ज्वाइनिंग लाइन के अनुसार ही हमेशा फोर्स लगता है, तो ज्वाइनिंग लाइन के अनुसार ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो फील्ड की डायरेक्शन भी E1 इधर की तरफ है और E2 इधर की तरफ आया। अब आपको E1 E2 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप लोग को निकालना पता होगा, मैंने ट्रायंगल में निकलवाया है। वहां पर डायरेक्शन के बारे में बात की है कि डायरेक्शन कैसे देखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है वेक्टर का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी डायरेक्शन कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, उस फॉर्मूले को मैं अगले कभी वीडियो में उसको डिराइव कर दूंगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप डायरेक्टली याद करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हमने कहा जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो आपको खास बात इक्विलेटरल ट्रायंगल की पता होगी, सभी साइड्स इक्वल होती हैं एंड इनके बीच का जो एंगल बनता है वो भी इक्वल होते हैं 60 60 के। ये भी 60 डिग्री का आ गया। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो E1 E2 के बीच बना होगा जो एंगल वो भी कितना होगा 60 डिग्री का होगा। रेक्टेंगल के डायगोनल्स के जो नियम होते हैं उसके अनुसार यहाँ पर मैंने 60 डिग्री लिखा है। तो अब हमने कहा कि E1 E2 के बीच जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसका मान बताना है आपको कि वो कितने एंगल पर है, इन दोनों से किस डायरेक्शन में है ये बताना है आपको। तो देखिए जैसे कि E1 E2 को हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा अलग से इनको बना के देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में x एक्सिस और y एक्सिस में इसको ड्राइव करते हैं। जैसे मानिए कि ये रहा हमारा E1 इधर की तरफ ड्राइव कर लिया और फिर E1 से 60 डिग्री दूर जाकर E2 हमें मिलेगा, तो हमने कहा 60 डिग्री दूर आ गए तो ये हमारा आ गया यहाँ पर E2। हमने इतने वाले पार्ट को थोड़ा जूम करके यहाँ पर बनाया है। E1 से कितने डिस्टेंस पर, मतलब कितने एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर हमें मिलेगा E2। तो ये हमारा एंगल हो गया यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमने कहा कि जब हम लोग इन दोनों को हल करेंगे, क्योंकि हमें इस ए जो पॉइंट है इस ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था और ए पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आई E1 E2 और इनको सॉल्व करना आपको पता है क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में भी नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है, ये तो कुछ एंगल बनाए हुए हैं। तो एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos थीटा, और थीटा कितना लिया जाएगा 60 डिग्री। तो वहां से आप टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आएगी वो इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिट कर रही होगी। जब एग्जिट कर रही होगी तो हमने मान लिया कि ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब आपको इसी E की डायरेक्शन बतानी है कि ये कितनी दूरी पर है E1 से या E2 से कितना एंगल बनाए हुए है। तो कैसे निकाला जाएगा, तो हमने मान लिया कि E1 से ये एंगल बनाए है अल्फा डिग्री का, कितना बनाए है अल्फा। तो ये अल्फा आपको बताना है कि अल्फा कितना होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अल्फा इक्वल टू, अभी फॉर्मूला जो होता है वो 10 के रिस्पेक्ट में चलता है, 10 अल्फा इक्वल टू E2 sin थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, अपॉन E2 cos थीटा प्लस E1। तो यहां से आप अल्फा का मान निकाल लेंगे तो क्या आएगा 10 इनवर्स E2 sin थीटा अपॉन E2 cos थीटा प्लस E1। तो ये आपका आ गया अल्फा की वैल्यू। जो भी अल्फा का मान आएगा वही आप यहाँ बता देंगे कि E1 से इतने डिग्री जाएंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा E की वही डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन दूसरा ये बन सकता है कि E2 से क्या डायरेक्शन होगी, तो सिंपल सा, तो ये जो डायरेक्शन आएगा ये कहां से आएगा आपका E1 से, E1 से अल्फा एंगल पर आपको मिलेगा। लेकिन पूछा है E2 से कितना होगा, तो सिंपल सा देखिए E1 E2 के बीच एंगल पूरा कितना था 60 डिग्री का। अगर E1 से बना है अल्फा तो E2 से कितना बचेगा, 60 में से अल्फा को घटा दीजिए आप, तो E2 से हमारा क्या एंगल मिलेगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 60 माइनस अल्फा एंगल बनेगा E2 से। अगर पूछा था E2 से कितना बनेगा तो आप अल्फा की वैल्यू यहां रख के उसको घटा के बता दीजिए तो वो डायरेक्शन आपकी निकल आएगी E2 से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन ये जो रेक्टेंगल लिया गया, सॉरी राइट एंगल जो लिया गया है उसमें किस प्रकार निकाला जाएगा उसको भी देखते हैं हम लोग। चलिए अब इसमें निकाल के देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा इसको। तो हमें इस पॉइंट पर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी उसको बताना है, सिंपल सा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को लाके यहाँ पर रखेंगे, उसके फोर्स को देखेंगे, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो Q1 चार्ज के कारण कहां पर फोर्स लगेगा, इस पे, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 इधर की तरफ होगी। Q2 के कारण कहां लगेगा, फोर्स इधर ऐसे लगेगा, तो ये डायरेक्शन होगी आपकी E2 की। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल के बता सकते हैं E1 E2 है, ये दोनों ना ही सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ एंगल बनाए हुए हैं और वो एंगल कितना है, देखिए ये 90 डिग्री का है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 होगा, ये हमारा 45 होगा और ये भी हमारा 45 होगा। तो अगर ये 45 है तो इधर वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री जाएगा। तो डायरेक्ट आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं E इक्वल टू अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos थीटा, और थीटा की जगह कितना रख देंगे 45। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसको हम लोग को देखना है। तो सिंपल देखिए कैसे, इसको भी हम लोग थोड़ा ड्राइव करके देखते हैं। हमने कहा ये रहा हमारा E2, जैसे हॉरिजॉन्टल में जो बना है इसको हम लोग लिख ले रहे हैं E2। फिर हमने क्या कहा कि E1 देखना है, तो E1 देखिए यहां से
ये रहा हमारा E1 जो कि एंगल बनाया थीटा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इनका जो नेट रिजल्टेंट निकालेंगे वो भी लगभग इसी के बीच में कहीं आएगा। ये मान लीजिए आपका E आया, इस E को आपको ड्राइव करना है, कितना बनेगा? तो हमने कहा कि जो E आया वो E2 से मान लीजिए अल्फा एंगल बनाए हुए हैं, तो ये आपको अल्फा बताना है। तो कैसे निकाला जाएगा? तो फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे, tan अल्फा इक्वल टू, देखिए E2 और E के बीच अल्फा बना है, तो आप E2 को नहीं लेंगे, आप E1 को लेंगे, E1 के साथ एंगल को पुट किया जाएगा। तो E1 sin थीटा अपॉन E2 सॉरी E1 cos थीटा प्लस E2। तो ऐसे आपका निकल के आ जाएगा अल्फा का मान, कि अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी वो आप देख सकते हैं। अगर पूछा था E1 से कितना एंगल बनेगा, तो सिंपल सा जो ये एंगल निकल के आया है ये E2 से एंगल है। कहां से है? E2 से एंगल है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आप बता रहे हैं जेल फॉर्मूला लगा के, वो आप E2 से बता रहे हैं। अगर E1 से पूछा था तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं पूरा एंगल था 45 डिग्री, आपने अल्फा एंगल भी निकाल लिया है, तो बचा हुआ जो एंगल होगा वो 45 माइनस अल्फा होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 45 माइनस अल्फा जो एंगल निकलेगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहां से बताएगा? E1 से एंगल, E1 से E की दिशा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो दोनों ट्रायंगल में हमने डायरेक्शन को कैसे फाइंड किया। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप हमें जरूर बताइएगा कि कैसे सॉल्व। अब हम लोग यहाँ पर एक नया केस और लेते हैं ट्रायंगल पे, तो और उसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा था, फिर राइट एंगल ट्रायंगल देखा था। यहाँ पर जो जे एंगल बना, जे हमारा ना ही इक्विलेटरल है ना ही हमारा राइट एंगल है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है कि क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज को यहाँ पर ला के रखेंगे, उस पर फोर्स देखेंगे, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो जब चार्ज यहाँ रखेंगे तो प्लस का होगा चार्ज, ये प्लस का चार्ज जो है और ये माइनस का, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये माइनस वाला जो चार्ज है इधर वाले चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा F, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी E1 इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। ऐसे Q2 माइनस का है, जे प्लस का होगा, दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट करेंगे तो देखता पाएगा E1 सॉरी ये हमारी वैल्यू होगी E2 की। अब हमें इन्हीं के जो नेट रिजल्टेंट आएगा उसके बारे में बताना है, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो इसको हम थोड़ा जूम करके बना लेते हैं पहले से। जैसे हमारे इधर की तरफ है हमारा E2 और इधर की तरफ है हमारा E1, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा आपको दिया जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा, वो होगा वैल्यू आपको पता। तो ये थीटा आपको यहाँ पर गिवन होगा। अब देखिए जब आप इन दोनों को जब आप हल करेंगे तो कुछ तो E के निकल के आएगा, और क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो दोनों जो E है E1 E2 ये तो सेम डायरेक्शन में भी नहीं है, अपोजिट में भी नहीं है, तो एंगल वाला फॉर्मूला लगा के आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकल के आएगी? तो हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो कुछ एंगल बनाई होगी E2 के साथ, वो कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है लेकिन वो बना होगा एंगल जरूर। तो मान लिया हमने कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो ऐसे आया, ये जरूरी नहीं है, कंफर्म नहीं है कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, वो तो हम जब एंगल निकाल लेंगे तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि ई कैसा बन रहा होगा। जब वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल वाला जो लॉ लगता है वो यहाँ पर लगेगा, उसको हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लिया कि जो E2 से एंगल बना है यहाँ पर ये अल्फा एंगल बना है, तो इस अल्फा एंगल को आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि अल्फा कितना आएगा। तो अभी हमने आपको निकालना बताया है tan अल्फा इक्वल टू, अल्फा बना है E और E2 के बीच में, तो E2 को नहीं लिया जाएगा E1 को लिया जाएगा, E1 sin थीटा अपॉन E1 cos थीटा और प्लस में फिर आएगा आपका E2। यहां से आप निकाल लेंगे वैल्यू अल्फा की, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर E1 sin थीटा अपॉन E1 cos थीटा प्लस E2। तो ये आ गया आपका अल्फा। ये अल्फा किससे एंगल है? E2 से एंगल, तो यहां पर लिख लीजिए E2 से एंगल, ये हमारा एंगल निकला है E2 से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बताई E2 से कितने डिग्री पर बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना निकल के आ गया। अगर पूछा था E1 से क्या होगा, तो सिंपल सा, ये पूरा एंगल थीटा था, ये अल्फा है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा? थीटा माइनस अल्फा, घटा के बता दीजिए, तो वो आपका डायरेक्शन निकल आएगा E1 से।
अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फॉर्मूला हम लोग कहां से लिख रहे हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू, तो ये वेक्टर जब हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, वहां पे जब हम आपको बताएंगे तो पैरेललोग्राम का जो नियम लगता है उससे ये फॉर्मूला निकल के आया है। तो ये फॉर्मूला जनरली आप इतना जोर ना डालें दिमाग पे, आप सिंपल इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। जिसके बीच अल्फा बना होता है, जिसके बीच एंगल बना होता है, उस वाले वेक्टर को नहीं लेते हम लोग, उसके अपोजिट वाले वेक्टर को लेते हैं और उसके साथ एंगल को पुट करके हम लोग बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर केसेस में समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे देखा जाएगा, कैसे फाइंड किया जाएगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपको उस केस पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर दूंगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।